स्पोर्ट्स वन में एक मरतबा फिर खुशामदेद। अब हम बात करेंगे आज होने वाले वनडे इंटरनेशनल मैच की जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ। न्यूजीलैंड ने वो मैच जीत लिया और न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों पर ये हदफ हासिल किया जो 281 रन का मिला था और सीरीज़ 2-1 से न्यूजीलैंड के नाम रही। इस पूरी जो सीरीज़ है उसके हवाले से बात हम करेंगे और उसके अलावा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामला हैं, जो आपने नजम सेठी साहब की ज़बानी अभी पहले सेगमेंट में सुन ली थी बात, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरा पैनल मैं आपको एक मरतबा फिर बताता चलूँ। आलिया रशीद साहिबा मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसके अलावा तजिया भी करती हैं जियो टीवी पर, आप इनको रेगुलर देखते हैं और भी टीवी चैनल्स पर मुंसलिक हैं और 1990s से ये इस सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं। बहुत ही एक क्लीन सहाफ़ी हैं और बहुत ही अच्छी रेपुटेशन की हामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इतने अच्छे अल्फाज का इंतखाब करने पर मेरे अल्फाज लिए। अल्फाज तो वही हैं, जो बात सच है वही हम कह देते हैं। बहुत शुक्रिया। दूसरी शख्सियत हैं यासिर अरफात। ये पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेले, टेस्ट मैच क्रिकेट इन्होंने कम खेली, 3 टेस्ट खेले, उसके अलावा 11 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले, लेकिन और भी इनकी जहतें हैं। कोच हैं और लेवल 4 कोच हैं और पाकिस्तान के वाहिद टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंग्लैंड से ECB से लेवल 4 कोचिंग कोर्स किया है। उसके अलावा 2009 में जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था T20 का, यूनुस खान की कप्तानी में, उस टीम के भी रुकन थे ये और ये पहला मैच खेले थे, उसके बाद इनको मौका नहीं मिला। इस सूरत हाल पर भी हम बात कर लेंगे थोड़ी सी। यासिर अरफात, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से आसिफ भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और तीसरी शख्सियत मेरे साथ हैं फवाद मुस्तफ़ा। ये क्रिकेट के तजियाकार हैं, क्रिकेट के मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनके तजिए सुनते रहते हैं, ट्वीट्स भी बड़ी अच्छी करते हैं और बड़ा नपातुला और बड़ा नफीस इनका लहजा है बात करने का भी और लिखने का भी। फवाद मुस्तफ़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आलिया मैडम से शुरू करें। बिल्कुल जी, मैं तो पहली बार उनके साथ स्क्रीन मतलब शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है। चलें आलिया, आप बताइए आज का टेस्ट मैच। चलें, अच्छा खेला पाकिस्तान, 280 रन बना लिए, थोड़ा सा करीब आकर पाकिस्तान को शिकस्त हुई। इसकी वजह अगर आप बता सकें, किस तरह से रैप अप करेंगे? मेरा ख्याल है सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और मेरे लिए भी इतना ही ऑनर है आप लोगों से सबसे बात करना। देखिए, मेरा ख्याल है कि 2 पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि हमारी जो बॉलिंग है वो बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं थी, कहाँ पे किस लेंथ पे बॉल करनी चाहिए थी, वो इश्यूज बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे और हसनैन को खिलाया गया। मेरा ख्याल है नसीम शाह को भी हमने आज बहुत मिस किया। और सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे पास जो है वो फिलिप्स जैसा कोई नीचे हार्ड हिटर बैटर ऐसा नहीं है जो कि इस तरह से फिनिश कर सके जिस तरह उन्होंने किया और कमाल किया। सिंगल हैंडेडली उन्होंने कॉम्प्लेक्शन जो है वो मैच का चेंज कर दिया, जो अच्छा खासा पाकिस्तान के हक में नजर आ रहा था जब आपने देखा कि बॉल रिवर्स होना भी शुरू हुई और विकेटें भी गिरी। मगर उसके बाद फिर थोड़ी सी कुछ चेंजेस जो हैं वो भी मेरा ख्याल है थोड़ा उसामा, जब हमने आउट कर लिया था ना मिचेल विलियमसन को, ब्रेसवेल को, तो वहां पे मुझे लगता है कि उसामा को गलत तौर पे जो है वो रोका गया। बॉलिंग चेंजेस में भी थोड़ा फर्क आया और उसके अलावा स्किल की जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली हमें नजर आती है। कंडीशन जो है आज ये वो वाली पिच नहीं थी जो परसों खेली थी जिसमें स्पिनर को बहुत ज्यादा हेल्प मिली, इसीलिए आज नवाज और उसामा उतने ज्यादा नहीं नजर आए फॉर्म में उस तरह से विकेट लेते हुए जिस तरह से हम समझ रहे थे। मगर आगा सलमान ने विकेट ली, अच्छी बॉलिंग हुई और ओवरऑल हमारे पास मेरा ख्याल है कि इस पिच के ऊपर आप अगर पहली इनिंग्स में खेल रहे हैं तो 300 प्लस होना चाहिए था जितनी ये सीधी स्ट्रेट पिच थी और यहाँ से हम मार खा गए और उसके बाद फिर बॉलिंग भी हमारी जो है वो मायूस हो नहीं रही है। यासिर, आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? आलिया ने पिच के हवाले से बताया, बॉलिंग में पाकिस्तान की जो कमजोरी थी वो बताई, आप मैच को ओवरऑल कैसे देखते हैं? देखिए, अब जो आलिया साहबा ने जो बात मेंशन की वो उसमें जो थोड़ी सी बात थी वो पिच रीड करने की जो हम कह रहे हैं, और पिछले मैच में जिस तरीके से स्पिन हो रहा था सेकंड इनिंग में, तो एक्सपेक्ट हमारी जो मैनेजमेंट का मेरे ख्याल से यही था कि अगर हम लोग अच्छा टारगेट सेट करते हैं तो न्यूजीलैंड को हम अपने स्पिनर से फंसा सकते हैं। तो उस तरीके से बॉल स्पिन नहीं हुई और छोटी छोटी चीज़ें देखिए, अगर आपने अच्छी टीम, बेहतर टीम बनना है तो आपको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा। जिस तरह रनिंग बिटवीन द फिलिप्स की बात कर रहे हैं, फिलिप्स की जो रनिंग बिटवीन द विकेट है, उनकी फील्डिंग है, जो कैचेज वो पकड़ते हैं, और मुझे लगता है जो फिलिप का जो कैच छूटा रिजवान से, आई थिंक वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके अलावा अगर आप बॉलिंग की बात करें तो इतनी पेनिट्रेशन नहीं है हमारी बॉलिंग में, ऑल्दो फ्लैट पिच है,
बट बैटिंग की अगर बात करें तो बैटिंग में भी हमने देखे जिस तरीके का स्टार्ट हमारा, शुरू में हमने स्लो खेले, विकेट तो लूज हो चुकी थी, मगर एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। मगर हम जो बैटिंग का जो पावर प्ले, सेकंड पावर प्ले होता है, जो उसमें हमने रन जो है उतने किए नहीं जितने हमें करने चाहिए थे। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि जो अगर हम बेहतर कर लें तो हमारी टीम बेहतर हो सकती है। अब हम छोटी छोटी चीज़ों की तरफ नैरो डाउन करूंगा, लेकिन आपसे भी ओवरव्यू ले लूं इस मैच के हवाले से, जो तीसरा मैच जो पाकिस्तान हार गया। देखिए, पाकिस्तान, अगर आप वाइट बॉल क्रिकेट के हवाले से ही बात करेंगे ना, रेड बॉल की मैं बात नहीं कर रहा, अगर तो हम कुछ अपनी सिलेक्शन टीम की बेहतर कर लें तो जो सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हमें दुनिया की टॉप 2-3 टीमों में होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि किस किस जगह पे रन बनाने वाले प्लेयर आपको कहाँ चाहिए। आपका टॉप ऑर्डर जो है उसमें अब इस तरह काम नहीं चलेगा कि एक फ़खर है और उसके साथ एक उसी तरह से पुराने अंदाज से खेलने वाला बैटर। आपको एक पहले 10 ओवर को इस्तेमाल करना है, फिर जब आप बीच में आते हैं तो वहाँ पर रना बॉल वाला बैटर चाहिए, जो हमने देखा टेस्ट मैच में भी। मैं नहीं कह रहा कि आप सरफराज को खिलाएं, लेकिन आपको इस किस्म का बैटर ज़रूर चाहिए कि जो रन बना सके। या तो हम मारने जाते हैं और स्पिनर्स पे ही आगे क्रिकेट, इंडिया में भी वर्ल्ड कप ज़्यादातर खेला जाना और यहाँ इसी तरह खेला जाता है, लेकिन जो बीच में है वो हमारे उस तरह से रन बनाने वाले प्लेयर्स नहीं है। फिर जैसे आलिया बात कर रही थी कि फिलिप्स के लिए हमारे पास सोचे कि कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जो उस तरह से आके खेल सकता है, तो हम अगर इन चीज़ों को रखें तो हम एक बेहतर टीम हो सकते हैं। प्लस प्रॉब्लम अब ये आ गया, जैसे अभी यासिर कह रहे हैं कि जी रिजवान से भी कैच छूट गया, उससे पहले सरफराज से भी छूट रहा था। हम जो इस दौड़ में लग गए हैं कि मेरा प्लेयर है, ये तेरा प्लेयर है, ये आपका प्लेयर है, उसमें हम प्लेयर्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं, वो भी एक गलत चीज़ हो रही है। हम तो, अगले लोग हंस रहे होते होंगे चाहे वो इंडिया के हों या न्यूजीलैंड के, हम तो सोशल मीडिया में आपस में ही लड़े हुए हैं। चलो ये बात तो कहीं और चलेगी, मैं इस पर बात ज़रूर करूंगा। आलिया भी मौजूद हैं, यासिर भी मौजूद हैं। आलिया, इन्होंने कहा कि ओपनर्स हमारे उस हिसाब से नहीं है जो T20 जो वनडे क्रिकेट खेलते हों, तो इनका इशारा मुझे नहीं समझ आ रहा किसकी तरफ है। आप अगर इनकी बात समझ सकें, या पाकिस्तान का जो ओपनिंग पेयर है उससे आप मुतमिन हैं कि नहीं? देखिए, फखर ने तो आज सेंचुरी स्कोर कर ली और उनकी वापसी हुई है, क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है अभी भी वो 100% अपने उस तरह रिदम में नजर नहीं आ रहे जिस तरह के जितने के अच्छे वो प्लेयर हैं। लेकिन उनका इशू यही होता है, हम सबको पता है, ये फॉर्मेट उनको बहुत ज्यादा सूट करता है, क्योंकि यहाँ पे आप आते हैं, टाइम लेते हैं, पिच की फील लेते हैं, इनिंग्स बना सकते हैं। और आज बहुत सेंसिबल तरीके से फखर ने खेला तवक्को के खिलाफ। दूसरी तरफ इमाम जो है वो बेहतरीन आपको एवरेज उनका नजर आता है वनडे क्रिकेट में। अभी तो इमाम किसी भी सूरत हम उनको हटाने की बात इसलिए नहीं कर सकते कि जिन कंडीशंस में वर्ल्ड कप भी हम खेलने जा रहे हैं वो उनको सूट करती हैं। शान को आज बहुत ही जबरदस्त बॉल में समझती हूँ कि पड़ गई उनको, वरना वो अच्छे प्लेयर हैं और उन्होंने अपने ऊपर बड़ा काम किया है, हमने उनकी परफॉर्मेंस भी देखी है। मगर ये जो बात अभी हो रही थी वो इस पर मैं इत्तेफाक करूंगी कि हम लोग बहुत ज्यादा चीजों को थोड़ा हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, उसकी वजह से प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा नजर आना शुरू हो गया है। रिजवान ने जिस तरह आज, क्योंकि देखें रिजवान आप नोट करें कि इस सारी कंट्रोवर्सी से पहले, सरफराज के 100 करने से पहले, वो बहुत ही इमैकुलेट किस्म की उनकी कीपिंग थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि उनसे कैसे छूट रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे छूट रहे हैं, जो कैसे होते नहीं थे। तो मेरा ख्याल है कि प्रेशर बहुत ज्यादा हम लोग प्लेयर्स के ऊपर डाल रहे हैं। रोजाना आप बंदों को नाम ले लेके क्रिटिसाइज करेंगे टेलीविजन पे बैठ के, तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया भरा पड़ा है, तो वो भी इंसान है, नेचुरली उनके नर्व्स पे भी फर्क पड़ता है इस चीज का। ये चीजें तो कवर करने की यकीनी तौर पे जरूरत है। लेकिन जो असल इशू नजर आ रहा है ना मुझे आसिफ, वो जो हमारी कंस्ट्रक्शन है ना टीम की, कि बैटिंग किस नंबर पे कौन खेल रहा है। एक तो देखें, मैं ये नहीं कहती कि आप 1-2 इनिंग्स की बेस पे जज करें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, समझ आती कि अगर ताहिर तैयब जैसा इतना अच्छा प्लेयर खेल रहा है, आपके पास है, मौजूद है, तो हारिस सोहेल को हम ले आए हैं और मुझे उनके रिफ्लेक्सेस उस तरह रिदम में भी नहीं लग रहे, और उनके थोड़ा सा फिटनेस का, फील्डिंग का, ये सारे पॉइंट्स हैं। मतलब अब लायबिलिटी नहीं बनना चाहिए ना प्लेयर को अपनी टीम के ऊपर। तो ये सारी चीजें कि कौन किस नंबर पे खेल रहा है ना, मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। यानी कि हम सब जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, इसमें मुझे समझ नहीं आ रही
कि कौन सा बंदा किसको चौथे पे खेलना चाहिए, किसको पांचवे पे खेलना चाहिए, आगा बिल्कुल नीचे खेल रहे हैं जबकि वो बेहतर प्लेयर हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इनके ऊपर बैठ के जो लोग इतना ज्यादा कप्तानी की तब्दीली पे बात कर रहे हैं, असल काम तो ये है, इसके ऊपर बैठ के बात करें कि किसको कहाँ खिलाना चाहिए। और दूसरा हमारी बॉलिंग, क्योंकि आप देखें कि एक दो बॉलर्स के ऊपर, चाहे शाहीन हो चाहे नसीम हो, हम सिर्फ उन्हीं के ऊपर प्रेशर डाल के उनको इतना रगड़ा लगाते हैं कि वो उसके नतीजे हमारे सामने आना शुरू हो गए। हसनैन से मुझे तवक्को थी कि थोड़ा इम्प्रूव किया होगा उन्होंने, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको बहुत सारा सफर तय करना है। आसिफ, ये बात जरूर ध्यान में रखें कि न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स खेलने आए हैं, इन्होंने कोई 100 के करीब फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं। सिस्टम की जब हम बात करते हैं ना कि सिस्टम स्ट्रांग है या सिस्टम बेहतर है, वो यही होना चाहिए। हम लोग जो है वो बस जरा सा किसी ने पीएसएल में खेला, उठा के उसको कैप दे दी इंटरनेशनल की, तो हम पका के नहीं ला रहे। तो हाफ ब्रेक जो प्लेयर्स को लेके आप आते हैं, तो फिर इसी तरह की सिचुएशन होती है कि वो प्रेशर में नहीं हैंडल कर पाते और उतने स्किलफुल नहीं होते। हाफ बेक्ड और कम पकी हुई चीज़ों का आपसे ज़्यादा किसको आइडिया होगा? यासिर, ये बात की कंस्ट्रक्शन की बात की टीम की, यानी सिलेक्शन जो हो रही है पाकिस्तान की, उससे मैं बात करूँगा क्योंकि मैंने बहुत करीब से ये फर्स्ट क्लास का सीज़न देखा और लिस्ट ए की भी मैचेस मैंने देखे। तो यासिर, आपके ख्याल में एज कोच, अगर आप कोच होते तो आपकी कंस्ट्रक्शन क्या होती? देखिए, अगर देखें मैनेजमेंट की यहाँ बात कर लेते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर लेते हैं, और देखें जो कंट्रोवर्सीज की अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, मैंने देखें आपने सवाल किया कि जी रीजंस क्या हैं, आप इसको सम अप करें, तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स बताए। उसमें मैंने ये नहीं मेंशन किया कि कौन कराची का, कौन लाहौर का, कौन रिजवान है, कौन कोई ऐसी चीज़ है, मैंने ऐसी बात बिल्कुल नहीं की। मैंने सिर्फ वो बात की जो आज के मैच के बारे में बात हुई, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं जो पर्सनली बिलीव करता हूँ, देखें ये शुरू जो चीज़ होती है ये मैनेजमेंट से शुरू होती है। देखिए, आप कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट करते हैं जब एक प्लेयर को वाइस कैप्टन अनाउंस कर देते हैं विदाउट कंसल्टिंग योर कैप्टन, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें आप करते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीजें हैं कि आप नंबर्स की अभी बात हो रही है, कौन सा नंबर किस प्लेयर पे खेलेगा। देखिए, हमारे अगर तो आप प्रोफेशनल्स ऊपर टीयर में लेकर आते हैं ना, तो ये उनका काम होता है कि वो अपनी टीम बनाते हैं, वो अपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान बनाते हैं। हमें तो अपना कोई भी ना ही शॉर्ट टर्म प्लान हमें पता है और ना ही लॉन्ग टर्म प्लान पता है। मैं हमेशा अक्सर ये बात करता हूं कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो जिस तरीके की आजकल की T20 क्रिकेट हो गई है, कि आपको तो अपने प्लेयर्स को बिल्कुल एक बड़ा संभाल के उनको करना है, एनओसी देते हुए कि आपके प्लेयर सारे फॉर्मेट्स भी खेल रहे हैं और फिर लीग्स में भी जाके खेल रहे हैं। शादाब की एग्जांपल आपके सामने है कि आपका जो वाइस कैप्टन है व्हाइट बॉल का या T20 का, आपका मेन प्लेयर है। आपने किस तरीके से, आपको जब पता है कि वर्ल्ड कप आपके सर पर है, आपके पास हैंडफुल नंबर ऑफ वनडे मैचेस हैं, तो आप इन प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करें इस तरह की लीग्स में जाके खेलने से। लोग बातें कर रहे हैं कि इंजरीज तो घर पे बैठ के भी हो सकती है, ठीक है, मगर आप अपनी तौर पे तो कोई डिसीजन सही करें ना कि इन लड़कों को अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए ना। तो इस तरह की चीजें हैं। फिर थोड़ा सा पीछे और मैं चला जाता हूँ, देखिए हैंडलिंग ऑफ द प्लेयर्स बड़ा मैटर करती है, मगर जब आप प्रोफेशनल लोग अपने सिस्टम में लेकर आएंगे तो वही ऐसे डिसीजन लेंगे ना। आप हफीज से शुरू कर ले, सरफराज की इवन एग्जांपल आपके सामने है। और फिटनेस की हम जब बात करते हैं, शर्जील आपका मैच विनिंग प्लेयर है, वो कैसे हो सकता है कि आप इतना, आपके पास स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, डॉक्टर है, फिजियोज है, वो लड़का अपनी फिटनेस को दोबारा जगह पे नहीं लेके आ रहा। फखर जमान ने एफर्ट की अपनी यहाँ पे इंग्लैंड में आके अपनी फिटनेस को बेहतर किया, अल्लाह अल्लाह करके वो ठीक हुआ, आज परफॉर्म भी उसने किया, मगर मुझे अभी भी लगता है कि उनको दोबारा निकल हुआ जिसकी वजह से वो फील्डिंग नहीं कर रहे। तो ये दो आपके मैच विनर्स हैं, तो आप इनकी फिटनेस को टॉप प्रायोरिटी पे रखें और मेक श्योर करें कि आपको 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल हो सके। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टॉप टीयर जो मैनेजमेंट आप ऊपर आती है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, इन्होंने शर्जील का जिक्र किया, शर्जील खान तो फिटनेस की वजह से बाहर है। वो जो शाहिद ने बात की थी, वो तो उन्होंने ऐसी बात कर दी थी। कोई नहीं, फिटनेस तो आपने वनडे कप नहीं देखा अभी, वो वनडे कप में 5 मैच जब वो आए नहीं, जो उनकी फिटनेस थी उसका अगर आप मवाजना करें, आपने सामने देखा जिसपे उन्होंने काम किया। अभी भी वो दुबई गए, कितना को उन्होंने 7-8 किलो वजन कम किया और वो खेले। लेकिन शाहिद ने जो बात की थी कि हमें क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अप्रूवल नहीं है, वो जो दुबई का इंसिडेंट हुआ था, का उन्होंने नाम लिया था, तो नहीं वो गलत कर, शायद को कम्युनिकेट नहीं कर सके, शायद ये बात ठीक है नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो पहले भी, इससे पहले भी बोर्ड चल रहा था, अभी भी हम बड़ी ईमानदारी और ऑनेस्टी की बात करते हैं। एक बैटिंग कंपनी जो है जिससे क्रिकेट बोर्ड का मुआहदा है, वो टीवी पे भी हम ऐड देख रहे हैं, बाकायदा स्पॉन्सर भी है।
हम अगर उसूलों पे चल रहे हैं ना, तो फिर किसी सतह पे भी इस तरह से ना करें कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी ये प्लेयर इसलिए नहीं आ रहा वो कि उससे एक तो इशू मुआहदा हुआ था, वो था। अखबार में आया नहीं, था, उसके बाद नहीं, पीसीबी ने अभी खत्म अभी कर आप दिया था। देख लेना, वो जो पीसीबी ने एड खत्म पीसीबी कर के दिया था। थ्रू पीटीवी, वो आज न्यूज़, आज मैंने उनके पूरा राशिद न्यूज़, भाई का भी उनके पूरा न्यूज़, इंटरव्यू सुना, उनके न्यूज़, उसमें भी यही बात हो रही थी कि ये उनके बेटिंग न्यूज़ कंपनी है, डिपार्टमेंट का अभी भी उसके स्पॉन्सर लिया है साथ, पीसीबी। अभी भी उनके साथ है, टीवी पे सारे ऐड चल रहे हैं, पीसीबी के नहीं, थ्रू दफा चल रहे हैं। न्यूज़, दफा न्यूज़, न्यूज़, और न्यूज़। वो जो एक्स बेट करके जो आता है वो भी वही है। ये सब हम देख रहे हैं ना, हम फिर कहीं ना कहीं उसूल ऐसा रखें कि फिर हम इस चीज़ से बिल्कुल बात ना करें। वो चलें, हम नहीं कर ये रहे। बात दूसरी तरफ जा रही है। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई विल सी यू वंस अगेन। पाकिस्तान टीम के मसाइल पर बात हम कर रहे हैं, सिलेक्शन की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। आलिया, सिलेक्टर शाहिद अफरीदी ने बड़े फैसले किए, बड़े कुछ नए लड़कों को लेकर वो आए, उनका दौर आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो अपराइट सिलेक्टर थे? बहुत छोटा सा उनका टेन्योर रहा। देखें, जो सिलेक्शन उन्होंने की है उसमें उसामा मीर को तो लाया इसलिए गया कि शादाब नहीं थे, वो अनफिट थे। तो अगर शादाब होते तो क्या हम उसामा मीर को देखते? ये एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर यकीनन हमें तमाम साबिका सिलेक्टर्स से भी बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए, और इस पे भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि शाहिद ने, अगर उनकी पाकिस्तान कप में अच्छी परफॉर्मेंस थी तो करंट परफॉर्मेंसेस अच्छी देने पे उनको इंक्लूड किया गया, जो कि जरूरत भी थी, क्योंकि वो आपने देखा कि जो पिचेस जिस तरह की ऑफर कर रही थी, टर्न जितना मिल रहा है वहां पे जो पिछले 2 मैचेस में, तो उसका फायदा हुआ हमारे स्पिनर को। इसमें सिर्फ जो मसला थोड़ा सा है वो है हारिस सुहेल का, कि क्या उनकी जो इन लड़कों की मौजूदगी में जो ऑलरेडी सर्किट में हैं, खेल रहे हैं और जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे तैयब ताहिर की भी बात कर रही हूँ, तो क्या इस सूरत में हमें जरूरत है कि हारिस को हम वापस लेके आए? एज ए प्लेयर उनके पास जबरदस्त शॉट्स हैं, बड़े वो क्लासी लगते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और जब वो ड्रॉप हुए थे तब भी उन्होंने 2-3 50s की थी, उनकी एवरेज भी बहुत अच्छी है वनडे में। बट स्टिल वो कहता है ना, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया है, तो वो वक्त बहुत आगे चला गया, तो आपके रिफ्लेक्सेस और जो मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट है फिटनेस की, फील्डिंग अच्छी करने की, भागने की, सिंगल के बजाय डबल लेने की, आज भी मैंने नोट किया था कि जहाँ पे एक डबल हो सकता था वहां वो दूसरा रन लेने के लिए नहीं दौड़े, तो ये सारी चीजें इवेंचुअली मैटर करेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये हो नहीं सकता। तो देखना ये है कि शाहिद ने अगर उनको वापस लाए हैं तो क्या सिर्फ उनकी प्रीवियस क्रेडिबिलिटी के ऊपर वो लेके आए हैं उनको, या इस वक्त उन्होंने इस चीज को समझा है कि यहाँ पे आपके मिडिल ऑर्डर में एक सॉलिड बैट्समैन की आपको जरूरत है, जो कि इनिंग्स बड़े, जैसे कि आज लकीली रिजवान बहुत अच्छा खेले चौथे नंबर पे, हालांकि मैं तो बहुत मुसलसल ये कह रही हूँ कि आगा सलमान जो है वो बेहतर प्लेयर हैं, उनको आप चौथे नंबर पे खिला दें, वनडे में वो ज्यादा बेहतर है, मगर आज रिजवान जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर गए। तो यही एक इशू है इस चीज का कि हमें देखना है, और सरफराज की जो वापसी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है, इसलिए कि देखें टेस्ट क्रिकेट में मैं समझती हूँ कि अगर ये जो कप्तानी की कंट्रोवर्सी चल रही है, इसमें अगर इनको कप्तान बनाना है टेस्ट का किसी को, तो फिर सरफराज को बनाएं। मतलब आपने एक नई डिबेट की तरफ ले गई मुझे। सरफराज टेस्ट मैच का कैप्टन और बाबर आजम स्टिल White यू ball फील के वाइट बॉल के, दोनों वाइट बॉल फॉर्मेट्स के कप्तान होने चाहिए? जी, मैं तो ये समझती हूँ। लाहौर इस्लामाबाद में बैठे हैं आप, इसलिए समझते हैं, वरना लाहौर नहीं, कुछ नहीं, और नहीं। कहता है, कराची कुछ और कहता है। ये कराची नहीं, लाहौर की देखिए, जो एक आखिर एक कोई कुछ भी कहता रहे ना, मुझे नहीं समझ आती कि हम लॉजिक क्यों नहीं अप्लाई करते इस चीज के ऊपर। देखिए, आपको विकेट कीपर चाहिए, आपको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए जिसने कप्तानी की हुई हो, जो कि जिसके टैक्टिकल डिसीजन जो है उनका अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल के आए सामने। हम देख रहे हैं ना बाबर की जो मिस्टेक्स हैं, वो मेरे जैसा लेमैन भी उसको पकड़ लेता है। तो ये बहुत जरूरी बात है कि अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं तो वो बराए नाम चेंज ना करें। शान मसूद बहुत मुझे प्यारे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लड़के हैं, वो बहुत मेहनती हैं, लेकिन कोई भी आदमी आसमान से तो नहीं उतरा ना, आप पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना चाह रहे हैं ना, तो फिर उतने ही ऑनेस्ट होके ये डिसीजन लें कि फिर शान मसूद नहीं बनता, फिर आपने सीधा सीधा रखें बाबर आजम को। अगर आपने वैसे ही नहीं रखना तो वो तो एक और सियासी बात है कि आप रखना ही नहीं चाहते किसी भी वजह से। तो कौन है यहाँ पर से बुक्स है बाबर के हवाले से? प्रीवियस चेयरमैन से भी हो सकता है।
प्रीवियस मैनेजमेंट से भी हो सकता लेकिन है, उनको लेकिन कप्तान पॉइंट ये है कप्तान कि जो बनाया था वो प्रीवियस पेट्रन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड उन्होंने बनाया था। उन्होंने ये कहा भी बाद में, इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, कि बाबर को जी मैंने जी। कप्तान बनाया। ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं वो। हाँ, आपको एक मजे की बात बताऊं कि जब ये बाबर को कप्तानी का डिसीजन हो रहा था उमानी साहब के दौर में, तो अंदर की बात ये है कि रिजवान को वो टेस्ट का कैप्टन बनाना चाहते थी वो मैनेजमेंट जो है। लेकिन फिर ये हुआ कि बाबर का भी इसमें इन्फ्लुएंस था कि वो चाहते थे कि एक पूरी एक एक्सट्रीम पावर उनके हाथ में रहे, क्योंकि हमारे यहाँ ये इशू हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है बात को हाईलाइट करना कि हमारे यहाँ 2-3 कप्तान चलेंगे ना तो बहुत खिचड़ी पक जाएगी। तो वो कंट्रोल में रखना टीम को, डिसिप्लिन रहना, उसके लिए एक अथॉरिटी की जरूरत होती है। तो अगर आपने कप्तान टेस्ट का बनाना है तो मैं समझती हूँ इस वक्त आप सरफराज को बनाएं। यासिर अरफात, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं आपके सामने। बाबर आजम एज एज कैप्टन ऑफ वाइट बॉल, या बाबर आजम को कप्तान किसने बनाया, कैसे बनाया, ये सूरत हाल को आप खुद ही सम अप करें यार, मैं क्या सवाल करूं इसमें आपसे। हाँ, हम तो न्यूट्रल है ना जी, हम तो ना कराची ना लाहौर, हम पिंडी दरमियान में रहते हैं, हम तो न्यूट्रल में आते हैं ना। तो मैं इस्लामाबाद के करीब है इसको आप। मैं बेहतर तरीके से, हाँ, बेहतर तरीके से सम अप इस तरह करूंगा। देखिए, कप्तान कोई भी जब बनता है तो क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए किसी भी कप्तान के लिए। सबसे पहले तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस, उसकी टीम में अपनी जगह होनी चाहिए, नंबर वन। सेकंड ये होता है कि आप टीम आपकी रिस्पेक्ट करती है, आप कमांड मतलब रिस्पेक्ट कमांड कर सकते हैं टीम में कि नहीं, लड़के आपको फॉलो करते हैं, आपको रोल मॉडल बनाते हैं कि नहीं। और उसके मतलब मेरे ख्याल से उसके बाद तो नहीं, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं समझता हूँ, कैप्टेंसी स्किल्स हैं कि नहीं है, जो कि सबसे मैटर कर रही है बाबर के केस में। कि वो सब चीज, बाकी चीजें तो वो उनके बॉक्सेस टिक हो रहे हैं, मगर जो कप्तानी की स्किल्स हैं, देखिए हम लोग शुरू में कह रहे थे कि वो सीख जाएंगे, अब 2-3 साल तो हो चुके, वर्ल्ड कप आपके सर पर है। मगर मैं इसके भी खिलाफ हूं कि अगर वर्ल्ड कप से थोड़ी देर पहले, अगर 6-7 महीने पहले अगर आप उनको चेंज करते हैं तो ये भी एक गलत चीज है। व्हाइट बॉल की मैं बात कर रहा हूं। टेस्ट की आप देखें, टेस्ट में भी देखें, हॉट स्पॉट डिसीजन करने का भी कोई फायदा नहीं है। कोई भी ऐसी थरथल्ली नहीं मचानी चाहिए कि आप नया बोर्ड आ क्योंकि गया है टेस्ट तो मैच हमने तो कुछ अगले करके अगले दिखाना साल है। है, टेस्ट मैच तो बहुत दूर है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ भी ऐसी चीज नहीं करे कि जिसकी वजह से टीम का जो कॉम्बिनेशन है, जो मोरल है, वो खराब हो। छोटे एज को अगर 1-2 डिसीजन कर रहे हैं जिसमें आप कोचिंग स्टाफ की बात चल रही है, उसकी तरफ आप जा सकते हैं। ये कैप्टेंसी के जो मैटर है ना, ये नजम सेठी साहब को वंस फॉर ऑल इसको फुल स्टॉप लगाना चाहिए कि देयर इज नो डिस्कशन अबाउट कैप्टेंसी। बाबर आजम जो है हमारे वर्ल्ड कप के तब के कप्तान है। देखिए, हमने 2-3 साल बर्दाश्त कर लिया ना, उनकी ये स्किल्स उनकी इनहांस नहीं हुई, मगर अब जब आप जाके करेंगे तो जिस तरह हमने पहले भी एक दफा किया था कि आखिरी टाइम पे वर्ल्ड कप से पहले कोचिंग स्टाफ चेंज कर दिया था या बाकी प्लेयर्स भी चेंज कर दिए थे, तो इस तरह की गलती इस क्रिकेट बोर्ड को नहीं करनी चाहिए। स्टेप इन करना चाहिए नजम सेठी साहब को कि इस तरह का एक ऐसा बयान आए कि जो ये जो डिस्कशन हो रही है कराची लाहौर या कप्तानी की जो डिस्कशन हो रही है, ये मतलब इसको शट अप कॉल सब लोगों को मिल जानी चाहिए वंस फॉर ऑल। शट अप। भाई तुम्हें देखिए, कॉल दिया शट अप देखिए के मैंने। मैं तो कराची में बैठ के आप लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में बाबर को वनडे का भी कप्तान होना चाहिए और टेस्ट का भी। जहाँ तक T20 का ताल्लुक है वहाँ पर शादाब को कप्तान होना चाहिए, और वो जो दो ओपनर खेलते आ रहे हैं जो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उन दोनों ओपनर को ही T20 में नहीं होना चाहिए ओपनर के तौर पे। यानी बाबर और ओपनर रिजवान। के तौर पे उन्हें नहीं बाबर और होना चाहिए रिजवान। जी, बिल्कुल ओपनर के तौर पे उन्हें नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी कौन सोच है। होगा उनकी जगह, कौन होगा? फखर नहीं, जमान के साथ? फखर कर सकते हैं उसके साथ। आप शर्जील अगर फिट है PSL में तो उसको लेके आए क्योंकि ओपनिंग अभी हम ये सोच लें कि जो स्ट्राइक रेट और जिस तरह से दुनिया खेल रही है आपको उसी तरफ जाना होगा और बच्चे आ जाएंगे ओपन में आपको। और मतलब बाबर वन डाउन खेल सकता है, हारिस हैं, मोहम्मद हारिस हैं, बिल्कुल सही बात खालिद की। लतीफ इज रेडी टू। बहुत- नहीं, अब शर्जील आ रहा है नहीं, तो वो खालिद भी है, क्यों ना वो भी है जो जिसको मैं एक बात सिर्फ ये कर रहा हूं आपसे कि ये दो ओपनर के बजाय आपको एक तो मैंने फखर बता दिया, दूसरा उसके साथ जो भी आ जाए ये सेटअप हो जाए कि आप इस तरह से जाएं। टेस्ट की जैसे आप बात कर रहे थे, अली ने कहा कि सरफराज का कप्तानी का एक तो टेस्ट बहुत आखिर में है। अच्छा, मेरा सिर्फ कहना यह है कि हमें अब बहुत ज़्यादा एवरेज रन रेट सारा हो गया, हमें मैच विनर्स की ज़रूरत है। इमाम भी अच्छे एवरेज के साथ खेल रहे हैं, हारिस सोहेल भी ऐसे ही खेलते हैं। हमारे पास मैच विनर्स क्यों नहीं है और हम मैच विनर्स को खिलाएं। सरफराज सब कॉन्टिनेंट में है, आप सरफराज को खिला लें। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में आप रिजवान की आपको ज़रूरत पड़े तो आप रिजवान
तो कप्तान बाबर वनडे और टेस्ट के रहे, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ अब T20 सीरीज है, आप शादाब के साथ जाने की सोच। चलें इस क्रिकेट के इशू को, जी 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 यासिर कहिए। देखिए देखिए वो बड़ी अच्छी बातें की फवाद भाई ने कि देखें हमें प्लेयर्स और इस तरह की कम्बिनेशन बनाने चाहिए, कप्तानी की जो बातें की मैं भी उससे भी थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ। देखिए हमारे प्लेयर्स हमें उस तरफ जाना चाहिए ना कि हम कहते हैं इसको ट्राई कर लिया जाए, इसको ट्राई कर दिया जाए, इसको चांस दे देना चाहिए। मुझे इस लफ्ज से जो है ना नफरत है कि जी इसको ट्राई कर लेना चाहिए। पाकिस्तान की ये टीम है, ये कोई क्लब की या कोई फर्स्ट क्लास की टीम नहीं है कि ट्राई कर लिया जी। आपको जो आलिया साहिबा ने जो पहले बात की ना, हाफ कुक प्लेयर जो हम लोग लेके आते हैं, मैं कहता हूं कि जो सफेद हाथी हमने पाला हुआ है NHSPC, एक भी कोच वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो आपने सुना है कि कोई वहां पे स्किल्स का कोई कैंप लगाओ या कोई फिटनेस का कोई कैंप लगाओ? जो आप ये अभी बात कर रहे हैं कि लड़कों को स्ट्राइक या जो शॉट्स डेवलप करने, तो शॉट्स ये कहां डेवलप करेंगे? ये जाएंगे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, ये ए के टूर्स पे जाएंगे, इन पे काम होगा, इनकी प्लानिंग होगी, 6-6 महीने साल साल की प्लानिंग होगी, इन पे कोचेस काम करेंगे, तब जाके डेवलप होंगे ना। अब देखें हसनैन की थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, पिछले 3 या 4 साल से मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड कप से शुरू हुए हैं वो हसनैन 50 ओवर के, अभी जब खेले हैं वो अभी भी ऐसे लगता है कि वो कोई लड़का डेब्यू कर रहा है। अब स्किल्स एनहांस क्यों नहीं हो रही लड़कों की? शाहीन अफरीदी जब आए थे वो 90+ माइल्स एन आवर करते थे, हमने उनको खिला खिला के कहां पहुंचा दिया, इंजरी उनकी करवा दी उनकी हमने। और अभी भी देखें वो इंजरी से जब वापस आएंगे तो सीधा 10 या 12 मैच लाहौर कलंदर के वो खेलने के लिए तैयार होंगे। और जो ही कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान का आएगा तो मेरी दुआ तो ये है वो कैरी ऑन करें अपने, मतलब फिटनेस कैरी ऑन करें। मगर जब पाकिस्तान की फिर जब बारी आएगी वहां पे, तो हमारे प्लेयर जो मेन प्लेयर होंगे वो अनफिट नजर आएंगे। लाहौर कलंदर्स की आलिया से बेहतर कौन जानता है लाहौर कलंदर्स को। खैर ये तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन NHPC का पॉइंट इन्होंने अच्छा उठाया कि वहाँ के जो 3 मेन कोचेज हैं, सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद पाकिस्तान यूसुफ टीम के साथ है वो। और उनके अलावा उमर रशीद, तीनों ही पाकिस्तान टीम के साथ हैं। तो NHPC को, और उसके अलावा मंसूर राना जो मैनेजर बन गए, वो बैटिंग कोच थे वहाँ पर, तो फिर NHPC का क्या फ़ायदा आलिया? वही फायदा है जो नजर आ रहा है। नहीं, कमरे बड़े अच्छे हैं वहाँ पे रिहाइश का इंतजाम बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा खाना मिलता है, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, जिम बहुत भी अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ जिम भी बहुत अच्छा है जी। हाँ नहीं देखिए, मेरा ख्याल है ये नदीम साहब से हमें पूछना चाहिए, नदीम खान साहब से, कि वो इसके बारे में बताएं। मगर ये बात बिल्कुल ठीक है और यासिर ने मेरे दिल की बात कह दी है, जो मैं बहुत ज्यादा इस पे मुझे कहना चाहिए ना, बहुत तकलीफ होती है। यही बात मैं रिपीटेडली क्वेश्चन करती रहती हूँ प्रोग्राम में कि भाई जो गलतियां होती हैं उनके इम्प्रूवमेंट पे काम क्यों नहीं होता, उनकी बेहतरी पे काम क्यों नहीं होता। जो टेक्निकल फॉल्ट नजर आते हैं, जो मेंटल ब्लॉकेज नजर आता है, वो वहीं का वहीं है। जब प्रेशर में आते हैं आप तो पता नजर आना शुरू हो जाती हैं चीजें। तो आखिर इसके ऊपर काम क्यों नहीं होता? जब अब ये मैं यहाँ पे कोट करती हूँ, मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनसे इसी किस्म का सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि देखें मैं तो कहता हूँ कि प्लेयर जो है वो अपना नेचुरल गेम खेलें, क्योंकि वो अगर मैं उनको कुछ ट्वीट करूंगा, कुछ बताऊंगा तो वो कंफ्यूज हो जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो उनको इसी तरह ही खेलना चाहिए। तो आप मुझे बताएं, हम किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं वाली बात है कि कहाँ किससे पूछें? आपका बैटिंग कोच भी यही कह रहे हैं और आपके NCA वाले भी यही कह रहे हैं। मतलब कौन सी स्टेज है? प्लेयर एज ए प्लेयर बताएं, यासिर बताएं कि वो कौन सी सतह है जहां पे जाके आपके ऊपर इम्प्रूवमेंट का काम किया जा सकता है। बाय द वे आज मैं यही नोट कर रही थी, तैयब ताहिर जब उन्होंने बहुत जबरदस्त रन आउट किया, लेकिन आपने उनकी फिटनेस देखी है, फिजिकल अपीयरेंस, कहीं से हमारे प्लेयर्स जो है वो एथलीट नहीं लगते। तो होता क्या है कि नीचे के लेवल पे उन चीजों पे तवज्जो नहीं है। जब वो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तब उनको आंखें खुलती हैं उनकी कि दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे खेलना है और कैसे अपने आप को ग्रूम करना है। तब वो प्रोसेस शुरू होता है, उसमें उम्र भी निकल जाती है, सिलेक्शन के मसाइल भी आते हैं, तो कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। थैंक यू वेरी मच आलिया, आपने वक्त दिया। आपसे बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने बात की कि फर्स्ट क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास में 2 टीम के साथ गोरे कोचेस थे, तो वो क्या काम कर रहे थे, क्योंकि तैयब ताहिर की टीम कह लें आप। सिर्फ मैं एक बात जो कह दूं, आप प्रोग्राम भी बस खत्म करें, हाँ। वो सिर्फ ये है कि आपके यहाँ पहले भी ये प्रॉब्लम आती थी, यही प्लेयर्स जाके क्लब क्रिकेट खेलते थे, यही प्लेयर्स जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट, पेट्रन्स ट्रॉफी, कायदे आजम ट्रॉफी खेलते थे। अब आपका प्लेयर जाके वो खेलता नहीं है, फिर वही NPSC में जाता है, बगैर मैच खेले, फर्स्ट क्लास और वनडे क्रिकेट खेले बगैर आप दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे, आप बेहतरीन यासिर लास्ट कमेंट फ्रॉम यू यासिर। यासिर, ये फिटनेस के मसाइल की तरफ जो इशारा किया आलिया ने, इसको किस तरह से आप सम अप करेंगे?
देखिए, अगर तो ये सिंसियरिटी से प्रोफेशनल्स की पहले बात हो रही थी, मैं आपको थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये भी दे देता हूँ कि जो शाहीन अफरीदी और इनका जो इलाज या ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ था, वो डॉक्टर ज़फ़र का नाम तो बहुत जी मशहूर जी होता जी है, मगर एक डॉक्टर जावेद मुग़ल हैं, अब उनका पीसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी है और उनको साल में कुछ उन्होंने हफ़्ते आके काम करना होता है। तो अब वो पिछले दिनों मेरी उनसे बात हो रही थी, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूद थे और कहते हैं यहाँ पे कौवे बोल रहे हैं, कोई प्लेयर ही नहीं है, मैं किसके साथ आके काम करूँ? वो एग्जैक्टली 2-3 दिन क्रिकेट बोर्ड से राब्ता करते रहे, उनको किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। एंड क्या हुआ, वो रिज़ाइन करके वो रिज़ाइन छोड़ के आ गए। रिज़ाइन का रिप्लाई भी किसी ने नहीं किया उनको। तो आपको इससे सिंसियरिटी पता चलती है, वो पिछला बोर्ड हो या वो ये बोर्ड हो। जब आपके ऊपर वाले ही नहीं चाहते कि आपके पास प्रोफेशनल्स हों या वो लड़कों के साथ काम करें, तो रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। प्रोफेशनल स्पीक्स। यासिर अरफात एक प्रोफेशनल कोच हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। मैं तो कहूँगा कि इस जैसे यंग लोगों को ज़रूर आगे आना चाहिए। फवाद मुस्तफ़ा बहुत शुक्रिया, यासिर अरफात बहुत शुक्रिया, आलिया रशीद साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को अब सम अप मैं करूँगा इस हवाले से कि पाकिस्तान के मसाइल बहुत हैं, पाकिस्तान का लेवल वो नहीं है लड़कों का जो इंटरनेशनल में रिक्वायर्ड है। न्यूजीलैंड की टीम खेलती है, इंग्लैंड की टीम खेलती है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम जिस लेवल पर खेलती हैं, वो लेवल पे आने में पाकिस्तान को हर फॉर्मेट में ज़रूरत है पॉजिटिव थिंकिंग की, और ज़रूरत है ईमानदाराना सोच की कि ईमानदारी से वो काम करें जो आपको करना आता है, वहाँ पर आके लगें जहाँ आप जिम्मेदारी निभा सकते हैं। ये नहीं कि आपने 80 टेस्ट खेले में तो यू विल बी अ बैटिंग कोच ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर या बॉलिंग कोच या फील्डिंग कोच। ये टेस्ट मैचेस ख़त्म हो जाते हैं आपके करियर के साथ, फिर पढ़ाने का सिलसिला शुरू होता है। पढ़ाना इस कोचिंग। बहरहाल ये प्रोग्राम आपने देखा, आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारा जो यूट्यूब का चैनल है न्यूज़ वन टीवी का, उस पर कॉमेंट भी आप कीजिए। आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।